आपने जानी, एक बार फिर बात करेंगे। आइन के लिहाज से इलेक्शन की तारीख 6 नवंबर तक बनती है। सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। आर्टिकल 48(5) के तहत आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत की जानिब से खत के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सबसे मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख दे। सदर मुमलिकत आरिफ अली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है। एनपी रहनुमा जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बताइएगा कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? सदर मुमलिकत ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए जी, सदर मुमलिकत ने तो कभी अपना जो मनसब है वो गैर जानिबदार इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा के लिए उसने एक पीटीआई के कारकुन की हैसियत से काम किया है, जिसके जो 4 साल या 5 साल जो टेन्योर है वो इसी तरह की गुजरा है। हम ये समझते हैं कि हम खुद भी इलेक्शन 90 दिन में चाहते हैं, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी हमने दोहराया था कि चूंकि हम लोग तो हमेशा के लिए जमहूरियत और जमहूरी इदारों के साथ रहे हैं, आईन की बालादस्ती समझते हैं और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन सदर मुमलिकत तो अपना पराज से गफलत बरते रहे और अभी 1-1.5 महीने के बाद उसको होश आया कि उसने लेटर लिखा। मेरे ख्याल में ये, क्योंकि जब हमने इलेक्शन कमीशन से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा हुई कि जब सेंसस पूरा हुआ और सीसीआई की मीटिंग हुई तो सीसीआई में हम समझते कि वो बदनीति पे हुआ। सीसीआई का मीटिंग उस वक्त नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक कदम जरूर उस पर आई है इलेक्शन कमीशन पे। उन्होंने कहा कि जब सेंसस होती हैं और फिर उसके बाद सीसीआई की मीटिंग होती है और कानून पास हो जाता है तो फिर हम पे फर्ज होता है कि हम डिलिमिटेशन करें। तो हमारे लिए मुश्किलात है, लेकिन आप लोगों का और जितनी पॉलिटिकल पार्टी जो मिली हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में डिलिमिटेशन करें और जल्दी से इलेक्शन का ऐलान करें। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि इस वक्त सदर मुमलिकत जो खत है इसके क्या असरात होगा। और दूसरा ये कि जो अभी कानून बना था उसमें तो सारे इख्तियारात सदर से ली गई थी, छीन ली गई थी और वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। तो मेरे ख्याल में अब तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आप खत देखे कि यही सदर था कि जब सुबह को डिसॉल्व किया गया तो उसमें भी 90 दिन का खत लिखा था, और अभी कहते कि नहीं ये आईनी तकाजा है कि मरकज और सूबों का इकट्ठे इलेक्शन हुए, तो उसकी अपनी बातों में तजादात है। हम समझते हैं कि वो अपनी उस खोल से निकले एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से और सदर मुमलिकत के तरह अपने जो काम है वो सर अंजाम दे, ताकि लोगों को तनकीद का न बने। इस वक्त ये फेडरेशन का अलामत है और फेडरेशन की तरह फेडरेशन को चलाना चाहिए, न कि एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर की तरह चलाई जा रही है। जाहिद साहब, आपने खुद भी कहा कि जितने भी सियासी वर्कर्स हैं, जितने भी सियासी जमातें, वो सब ये चाहती कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों। अब ये तमाम तरह जो एक मफमसा आ गया है, इसमें आप क्या समझते हैं ये मामला किस तरफ जाएगा? आइन के हिसाब से 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए, डेट कम से कम आनी चाहिए। बिलावल भी ये कह के गए कि जी हमें डेट तो बताएं कि कब होंगे, 1 साल में होंगे, 10 साल में होंगे। तो ये मामला तो है कंफ्यूजिंग। देखिए जी, मैं बिलावल की बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं कि बिलावल की पार्टी और वो खुद उसके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठा हुआ था। वो जब वो अमेंडमेंट की गई उस वक्त तो वो गलत हुआ, क्योंकि इसलिए कि जब सीसीआई ने मंजूरी दिए तो कानूनी आईनी तकाजा फिर तो पूरा किया। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का हम फिर मजबूर हो गए कि हम आईनी और कानूनी तकाजा पूरा करें और डिलिमिटेशन करें। तो उस वक्त इनको चाहिए था ये इनकी मुखालिफत करते। हमसे तो ना पूछा गया, ना हमसे कोई मशवरा की गई, और हम उस हुकूमत की बदनीति पे इसको समझ रहे हैं कि उनकी बदनीति थी, इस वजह से ये इलेक्शन डिले हो गया। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के पास यही एक रास्ता है कि जिसपे वो अपने आर्गूमेंट्स देते हैं कि जी चूंकि डिलिमिटेशन का जरूरी है, हम आइन को के तकाजे पूरा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अब पहले उसने मेरे ख्याल में दिसंबर कहा था, तो अभी नवंबर तक आ गए और उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए, ताकि क्योंकि ये मुल्क जो जिस बहरान में फंसा हुआ है, एक मुंतखब और एक इलेक्टेड हुकूमत शायद इसको इससे निकालती है, इसके बावजूद भी कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं है। सारे मिलकर इस मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहिए, और हम समझते हैं कि ये सब जो इस वक्त पार्टी है वो मिल बैठकर इसका कोई सियासी रास्ता ढूंढे। ये अदालतों में देखिए, ये 3-4 साल तो अदालतों में हमने गुजारी है। हमारे सियासी मसाइल को अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए। अदालतें भी फंस जाती है, अदालतें अपनी तशरीह करते हैं, उस तशरीह की वजह से और खराबियां पैदा होती है। लेकिन सियासी पार्टियां हमेशा के लिए अब कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ये नहीं जाना चाहिए। सियासी मामलात को सियासी प्लेटफार्म पे हल करना चाहिए, वो अदालतों के जरिए हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितना बुरहान है,
جتنا مسائل ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم سیاسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں اہلیت نہیں ہے یا ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے اب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور اس کا مسئلے اور بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن تو ہر صورت میں ہونا چاہیے. تو زاہد صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کا سیاسی حل کوئی ہونا چاہیے, جبکہ اس کا کوئی حل نظر آ نہیں رہا ہے بادی نظر میں, اور جب ایڈوائس جو ہے سیک کرنے کا کہا گیا ہے تو پھر یہ معاملہ کورٹ کی طرف ہی جاتا نظر آ رہا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی پولیٹیکل سولوشن نظر آ رہا ہے اس چیز کا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی بھی صورت پر نہیں لے کے جانا چاہتے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں, میں آپ سے متفق ہوں. اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز میں اہلیت ہوتا تو شاید یہ نوبت آتی نہ آج, کیونکہ جب اس پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے 70 سال کے تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہمارے یہاں تو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے عدلیہ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, سیاستدانوں نے بھی کیا, کیونکہ ہر سیاستدان پارٹی دیکھتی ہے چھتری کی طرف کہ کوئی چھتری کے سائے ملے, اس کے اندر اس کو اقتدار ملے. ہلو زاہد صاحب, اب دیکھیں یہ جو خط ہے گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علامتی خط ہے اور اس کو کنور دلشاد صاحب سے لے کے عرفان قادر سارے رول آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن اب سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ اگر تو یہ چلا جاتا ہے عدالت کی طرف تو پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا حل ہوگا؟ کیا دوبارہ سے ڈینائل میں جائیں گے جس سے پہلے بھی اس طرح کا ہو چکا ہے معاملہ؟ نہیں, میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جانا چاہیے. اگر صدر نے بھیجا ہے یا الیکشن کمیشن جاتے تو وہ جانے اور وہ جانے, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جب بھی جاتی ہے تو اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے, اور آج تک جتنے بھی خرابیاں پیدا ہوئی وہ پولیٹیکل پارٹیز کی عدالتوں میں جانے کی وجہ سے ہوئی. سیکورٹی ایک اگر تشریح غلط نہ ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ ہوتی, نہ عمران خان جیل میں ہوتا, ان کی صوبے میں حکومت ہوتی ہے, یہاں پہ جو بھی حکومت ہوتا ہے لیکن ان کی حکومتیں بھی ہوتی ہے, اور یہ جو ٹنیور یہ پورا ہو جاتا. اور ابھی 8 اگست کو جی سمجھے تو ساری اسمبلی ٹوٹ سکتی تھی اور ایک اچھی طریقے سے الیکشن ہونا تھا. لیکن میں نے جس طریقے سے عرض کی کہ بدقسمتی اس ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشلی مل کر اس کا, اور ہم جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے علاقار بنے ہیں, اور اس وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ ابھی اس وقت ملک کا جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, حل نکالنا چاہیے. عدالتوں کے ذریعے ان کا حل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ANP رہنما. اور اہم خبر وہ یہ کہ صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے, اور اس خط میں ان کا کہنا ہے کہ آئین کے لحاظ سے الیکشن کی تاریخ 6 نومبر تک بنتی ہے. آرٹیکل 48(5) کے تحت عام انتخابات 6 نومبر 2023 تک ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ سینئر کا پرسن مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں. مہر صاحبہ, اس سے پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ ایک سیریمونیل علامتی یہ خط ہے, اور اس پہ اب اس کا سولوشن کیا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز جو تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ معاملہ وہیں جاتا نظر آ رہا ہے. تو پھر کدھر جا رہے ہیں یہ تمام تر معاملہ آپ کی نظر میں؟ اور واقعی یہ سیریمونیل اور علامتی ہی ہے. دیکھیں, صدر مملکت نے اپنا کردار تو ادا کیا ہے, لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ کوئی ایک واضح قسم کی پوزیشن لے لیتے نا. تو یہ خط جو ہے اس کی کیونکہ کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں ہوگی, کسی بھی ادارے کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ اس خط کو کی روشنی کے اندر کوئی قدم اٹھائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, وہ کہ ہم سارے نالا ہیں اس حقیقت سے کہ وہ بھی کوئی تاریخ دینے سے قاصر ہیں, کوئی الیکشن شیڈیول دینے سے قاصر ہیں. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ صدر کے اس خط کی روشنی کے اندر اب رجوع فرمائیں سپریم کورٹ سے. معاملہ ویسے سپریم کورٹ پہلے ہی جا چکا ہے, اب یہ فکس ہونے کی بات ہے کہ کب سنا جاتا ہے, کیونکہ یہ انیویٹبلی تو ادھر ہی یہ معاملہ حل ہونا ہے. مگر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اگر حجت تمام کی ہے تو اس صورت میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ صدر مملکت کو کوئی بڑی فونڈلی دیکھا جائے گا پی ٹی آئی کی صفوں سے یا ان کے اپنے سابق کولیگز کی جانب سے, کیونکہ تاریخ دینے سے تو وہ قاصر ہے. تاریخ دینے کے حوالے سے تو ہی فالن شارٹ. تاریخ تو انہوں نے ابھی بھی نہیں دی, ایک سجیشن دی ہے, ایک تجویز دی ہے, اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ اس کا پابند نہیں ہے. مگر خود صدر صاحب کے پاس یہ آپشن ضرور تھی, یا تو وہ تاریخ دے دیتے اور کہتے کہ مجھے لگتا ہے یہ میرا اختیار ہے, اور میری قانونی تمام ماہرین سے جو بات ہوئی ہے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت یہ میرا اختیار ہے اور یہ ڈیٹ ہے. اس کے بعد تو پھر اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو.
बसूरत दीगर सदर जो इलेक्शन कमीशन को ये राह दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आप इसकी कोई तशरी लें या कोई गाइडेंस लें, सदर ने खुद क्यों नहीं रेफरेंस भेज दिया? सदर भी तो रुजू फरमा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये भी कर सकते थे। तो ये दोनों चीजें करने से वो कासिर रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ हुज्जत तमाम दिखाई दे रही है। अब बहुत से लोगों के नजदीक ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग खत है, बिकॉज ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, आप वही बातें जो हम सबको पता है। लगता है कि पिछले 2 हफ्ते की तमाम तर जो शहर सुर्खियां हैं उनको समेट के खत के फॉर्म में डाल दिया गया है कि भाई किसकी क्या पोजीशन है, सूबाई हुकूमतें क्या सोचती हैं, इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, तरमीम क्या कहती है, आइन क्या कहती है, नो ऑल ऑफ दैट। तो आई मीन माजरत के साथ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गैर जरूरी सा खत है, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मच लाइक अ सॉन इन अ टी कप, जिस तरह मैं आपको कह रही थी। अच्छा मेयर साहबा, इस चीज को सेट असाइड करते हुए और चीफ एक तरफ ये है कि सदर का इस्तेकाक है, एक तरफ ये है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तेकाक है, बट द थिंग इज कि इस तमाम तर मामले में पॉलिटिकल पार्टीज जो बज़ाहिर ये कह रही हैं कि जी ये मामला पॉलिटिकल है, ये मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए, वो भी तो अपने तई कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अभी बात कर रहे थे जाहिद खान साहब, उनका कहना है कि सबको मिल बैठ जाना चाहिए, बिलावल भी कह रहे सबको मिल बैठ जाना चाहिए, तो मिल नहीं बैठे, इसी वजह से तो ये मामला हुआ ना। फिर देखिए अब ये जरा हाई टाइम है कि अब अवाम भी समझ जाए कि ये किस तरह साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, जिसको ये बारूदी सुरंगें हैं, क्योंकि ये इनकी इस्तेलाई है, सियासी इस्तेलाह के तौर पर जो इस्तेमाल करते थे पीडीएम की तमाम तर लीडर्स और पीपल्स पार्टी, इन सब ने मिल बैठ के इस डिजिटल सेंसस को अप्रूव किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। मुझे ये ना बताया जाए कि नहीं पता था या हमने तो समझा ये या आइन की हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, इस इमाम में ना सभी एक ही सफ में खड़े हैं। तो बराए मेहरबानी ये हमें भी बड़ा क्लैरिटी से आवाम को बताना चाहिए कि हम बार बार इशू उठाते रहे, 90 करते रहे, और इन सबको पता था कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इलेक्शन डिले के हवाले से ही ये असरात सामने आने थे, दे ऑल न्यू इट। अब अगर पीपल्स पार्टी मुकर जाती है, 90 दिन का ढोंग मचाना चाहती है अपनी कैंपेनिंग के लिए, या मुस्लिम लीग नून खामोश रहना चाहती है कि बाय टाइम, क्योंकि उनको सूट करता है पॉलिटिकली कि मियां साहब आए, वो अपने कानूनी तमाम जो हर्डल्स हैं उनको फेस करें और थोड़ा सा टाइम उनको अब कैंपेनिंग के लिए भी मिले। तो हर कोई जो है वो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम और अपने अपने जो भी मकासद है उनको सामने रख कर ये क्लेम कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट गो देयर। अब ये तमाम तर बातें जो करते हैं के साथ बैठ जाए, इन्हीं ने तो ये सारे एहतमाम किया है। इस सिचुएशन में हमें पहुंचाया किसने है? तमाम सियासी जमातों ने पहुंचाया है ना। अगर इतनी सियासी बसीरत नहीं थी या इतनी लॉन्ग टर्म विजन नहीं था कि इसका क्या शॉर्ट टर्म में इफेक्ट हो जाना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो ये बातें ना की जाएं। देखिए ये बड़ा मसला पड़ जाता है कि जब आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इलेक्शन से पहले बिल्कुल ही अपना अंदाजे गुफ्तगू और अपना बयानिया तब्दील कर लेते हैं अपने आप को पॉलिटिकली सूट करने के लिए। हर कोई यही कर रहा है अभी। अब मसला सिर्फ इस टाइम के ऊपर ये है कि सदर साहब फंसे हुए थे, प्रेशर पीटीआई का बहुत सख्त था, और एट द सेम टाइम उनको ग्राउंड रियलिटीज भी पता है, उनको अपनी मजबूरियां भी पता है। उनको बार बार कन्वे कर दिया गया था कि जनाबे वाला हम ये वाली इंटरप्रिटेशन नहीं, हम फ्ला इंटरप्रिटेशन के साथ हम सारे खड़े हैं, पूरा सिस्टम खड़ा है, तो इसी तरह होगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए ये काम किया है। इसीलिए इसके अंदर जो अल्फाज का चुनाव है वो अहमियत का हामिल है। उन्हीं अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए ये कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा इररेलेवेंट लगता है इन दिस सिचुएशन, बिकॉज मुझे पता है इस खत के बाद हमें कोई रास्ता हमवार मिला है, कोई हमें क्लैरिटी मिली है। दैट इज द क्वेश्चन। यही सवाल, अच्छा यही सवाल मैं हमारे साथ ही रहेगा। यही सवाल पिल्लट सरबरा अहमद बिलाल महबूब भी हमारे साथ मौजूद हैं, CNN का पर्सन मारिया मेमन भी अब हमें ज्वाइन कर चुकी है। अहमद साहब, पहले मैं आपसे ये सवाल करूं, आपने देखा, आपकी नजरों से गुजरा ये खत जो सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा है, कैसे देखते हैं आप इसको, जो उन्होंने एडवाइस लेने का भी कहा है? बहुत शुक्रिया। मैंने ये खत बार बार पढ़ा है और मैं बहुत हैरान हूँ कि सदर मुमलिकत को खत लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उससे क्या हासिल करना चाहते थे वो? उसमें तो ज्यादा से ज्यादा वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप आला अदालतों से गाइडेंस लीजिए इलेक्शन की तारीख के बारे में, और ये कि इंतखाबात सारी असम्बलियों के एक वक्त में हो जाए। मैं हैरान हूँ कि सदर मुमलिकत ने ये वक्त और ये मौका और ये एनर्जी क्यों सर्व की इलेक्शन कमीशन को ये बताने के लिए कि साहब आपकी 89th डे 6 नवंबर को बनता है, और ये कि आप गाइडेंस ले सकते हैं आला अदालतों से। साहब ये एक खुद मुख्तार इदारा है, अगर उसे गाइडेंस लेने की जरूरत होगी तो वो खुद से ले लेगा। क्या सदर मुमलिकत बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए? अगर सदर मुमलिकत को जरूरत है तो वो गाइडेंस ले लें अदालतों से, वो रेफरेंस भेज दें और वो इस्तदा कर लें अदालतों से।
लेकिन वो इलेक्शन कमीशन से कैसे कह सकते हैं? और फिर मैं हैरान हूं कि इस वक्त एक ही वक्त में तमाम असम्बलियों के इलेक्शन कराने का इशू तो है ही नहीं, वो तो सबका एक ही वक्त में होगा। एक जमाने में इशू था जब सिर्फ 2 असम्बलियों का इलेक्शन ऑन द टेबल थे, लेकिन अब ये बात भी नहीं है। लेकिन खत में 2-3 दफा उन्होंने जिक्र किया कि बैक वक्त इंतखाबात कराने के लिए। फिर ये भी वो कह रहे हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस बारे में मुत्तफिक हैं कि ये डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा, और ये कि वफाकी निगरान हुकूमत भी यही कह रही है। तो फिर उसके बाद सदर मुमलिकत अब क्या चाह कह रहे हैं? या तो वो एक पोजीशन लेते और वो कहते कि मैंने इस आर्टिकल के तहत अपना फैसला किया है कि इलेक्शन इस डेट को होने चाहिए, या फिर वो खामोश रहते। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में वो बात वही है कि उनके अपने पार्टी कोलीग्स की तरफ से बहुत दबाव है। अहमद बिलाल साहब, आपके मुताबिक उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली है, हमारे साथ ही रहेगा। मारिया, आपकी नजरों से ये खत गुजरा, आप भी वैसे ही हैरान हुई जैसे अहमद बिलाल साहब हैरान हुए, या फिर आपका क्या टेक है इस खत पे? नहीं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई, क्योंकि गुज़श्ता 1.25 साल से इस मुल्क में सियासी तौर पे जो हम करिश्मे देख रहे हैं, उसके बाद वो अकल अब हैरान होती नहीं है, बल्कि हम इंट्रीग्ड होते हैं कि अब इससे आगे और मजीद क्या हमने देखना है। तो ये जो खत है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए, जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दोबारा एक सियासी फैसला अदालतों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल में सियासी जमातों ने बहुत सारी मौके ज़ाया किए जहाँ पे वो सियासी हल निकाल सकते थे, जानबूझकर अपने मफादात की खातिर वो हल नहीं निकाले और बार बार मामले दूसरे इदारों की तरफ लौटा दिए गए। फिर वो आपको फैसला करके देते थे, जिसको वो फैसला पसंद नहीं आता था वो उसके खिलाफ फिर आवाज उठाता था, जिसको पसंद आता था वो अदलिया या और इदारों की बल्ले बल्ले करता था। लेकिन मेरे नजदीक ये खत इम्पोर्टेंट है। मैं सुन रही हूँ लोगों की राय इस पे मुख्तलिफ है, मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, और मेरे नजदीक ये खत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम गुज़श्ता 2 महीनों से अपने टेलीविजन शोज पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो नेशनल हमारा डिस्कोर्स है उसमें एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं। एक सर्टन सेगमेंट ऑफ लॉयर्स, उनका ख्याल है कि ये सदर साहब का इख्तियार है कि उन्होंने तारीख देनी। इसको डिसएग्री भी करने वाला एक लॉयर का तबका मौजूद है जो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले, तो ये डिबेट जो सेटल होनी है ये फिर अदालत के अंदर होनी तो थी। जो लेटर के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी इसकी जुबान है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, देखिए आप इस मुल्क के सियासी हालात का कॉन्टेक्स्ट तो देखिए। जब हमने अप्रैल में देखा सदर साहब ने डेट दी और बड़े क्लियर वाशगाफ अल्फाज के अंदर डेट दी, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ कोर्ट ऑर्डर? किस तरीके से पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई उसके किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर इलेक्शन ना। जो ये लेटर है इसकी जो जुबान है इसमें एक नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच है, जिसमें जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ का सियासी प्रेशर भी है, उनकी जो एक आईनी ऑब्लिगेशन भी है उसको भी पूरा करना है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं एक रास्ता भी दिया है कि भाई एक बैठकर एक दफा ये डिबेट सेटल कर ली जाए कि तारीख किस, क्योंकि अगर आज सुबह लॉ मिनिस्टर्स की वो सारी मीटिंग ना हुई होती, उसकी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट ना आई होती, तो शायद उसके बाद हम कहते कि ये कि स्टेटमेंट में इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब खास तौर पे एक लीगल माइंड केयर टेकर सेटअप के तमाम लॉ मिनिस्टर्स ने दे दिया है कि उसको अपोज करेंगे, तो ये मामला तो हर हाल में अदालत में जाना ही है। और ये आप याद रखिए कि एक ये नई अदालत है, ये एक फ्रेश सुप्रीम कोर्ट है, एक फ्रेश मैंडेट के साथ, कोई बैगेज नहीं है इनके सामने। तो अब ये जो रास्ता खोला है जिसकी बेसिस पे कोई ना कोई अदालत के अंदर इस मामले को चैलेंज करेगा, तो एक नई कोर्ट के सामने मामला जाएगा। पिछली कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा जो अदारे में तफरीक थी। क्या नई जो कोर्ट आएगी, जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, वो फ्रेश मैंडेट के साथ अपने जो कोर्ट ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, और फाइनली एक टेस्ट केस पीपल्स पार्टी का भी है, क्योंकि हम गुज़श्ता 1.25 हफ्ते से देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार तारीख देने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वो तारीख नहीं दे रहा। लेकिन जिस वक्त डिबेट ये है कि सदर साहब ने तारीख क्यों दे दी, इससे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क की सियासी जमातों के कहने के बावजूद डेट क्यों नहीं दे रहा। तो पीपल्स पार्टी का भी टेस्ट केस है कि हमेशा की तरह उन्होंने करना कुछ और है और कहना कुछ और है, या इस मर्तबा अगर गुंजाइश है कि ये डेट ले ली जाए, हासिल कर ली जाए, वो कुछ एक्टिवली करेंगे, खाली सियासी बयानात ही देते रहे। ठीक है मारिया, अब आप यहीं से अपना पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमें एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार भी ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक साहब, आपने देखा कि सदर मुमलिकत ने जो खत भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी
جو بھی مخمصہ ہے, جو بھی معاملات ہیں, جو بھی اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے, تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے تجویز دی ہے کہ وہ سپریم جو جوڈیشری ہے اس سے تجویز لے سکتی ہے کہ الیکشن ڈیٹ کے معاملات جو ہے وہ کس طرف لے کے جایا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان دا ویو کہ جی الیکشن کمیشن نے کہتا ہے کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے, اس پہ بھی آپ لوگوں کا ایک موقف تو ضرور ہے؟ دیکھیں, صدر صاحب نے یہ خط نہیں لکھا, بلکہ صدر صاحب بلا وجہ کی کھپ ڈال رہے ہیں نا, جو ان کے منصب اور ان کے اسٹیچر کو سوٹ نہیں کرتی یہ کھپ, انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے کافی معاملات میں غیر جانبدار رہ کے بہرحال اپنی ایک ساتھ کو قائم رکھا ہے. میرا مشورہ ہے کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک جملہ ہے جب معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں کلوزڈ اینڈ پاسڈ ٹرانزیکشن. اچھا, ایک مرتبہ اگر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو گئی اور اس ترمیم میں یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کلی طور پر مل گیا, تو پاکستان کے کسی ریاستی ادارے, چاہے وہ صدر مملکت ہو یا کوئی اور آئینی ادارہ ہو, کسی کا اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی رخ نہ ڈالے یا مداخلت کرے. تو میرے خیال میں لیکن زبردستی اگر اپنی پوزیشن, اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے وہ جاتے جاتے اپنی غیر جانبداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ اپنے صدارتی اس کو, تو یہ ان کی مرضی, لیکن میرے خیال میں قطعی نامناسب رویہ ہے ان کا, جو ان کے نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے, نہ قانون میں ہے, نہ ان کے منصب کو سوٹ دیتی ہے. لیکن اب یہ وہی بات ہے نا کہ اگر ان کا الیکشن کمیشن سے وہ یہ تعلق بنانا چاہتے ہیں جو نند اور بھاوج کا ہوتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی لڑائی کے لیے روزانہ بہانہ نکال لیتی ہیں, تو پھر دونوں لڑیں پھر آپس میں اور پھر سپریم کورٹ تک بھی جائیں. تو میرے خیال میں یہ انہیں اصولاً کرنا نہیں چاہیے صدر مملکت کو نا. تو فاروق صاحب, باقی جو سیاسی جماعتیں جن کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاستدانوں کے بیچ میں ہی رہنا چاہیے, بٹ بائی دا لکس آف اٹ لگتا ہے کہ یہ کورٹ میں جائے گا. تو پھر اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا, اس پہ MQM کو کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں, اگر کورٹ میں جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اور الجھ جائے گا؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, تو یہ بھی تو پھر ہوگا. تو یہ دیکھیں, یہ تو ان کی مرضی ہے, جس کو جانا ہو کورٹ جائے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ 2 روز میں فیصلہ دے دے گی؟ تو یہ سب کچھ سمجھنا. ہاں, سیاسی جماعتیں آئیں نا, کوئی لیڈ لے, آل پارٹیز کانفرنس کریں نا, بڑی جماعتیں یہ کام کریں. PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے. PTI مردم شماری کے ساتھ کمیٹڈ ہے, PMLN مردم شماری کے ساتھ کمیٹڈ ہے. PMLN نے کہا کہ ہاں حلقہ بندیاں ہوں, یہ نئی مردم شماری ہوئی اس لیے کہ نیا الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر ہوگا. اور اسی طرح زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور PTI نے بھی, PMLN بھی شروع سے اس بات پہ اسٹینڈ کرتی ہے. تو اب یہ مطلب یہ کہ یہ ریورس گیئر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ چیز جو ہے نا وہ اور زیادہ سیاسی میدان کو غیر مستحکم کرے گی, سیاست کو اور غیر مستحکم کرے گی. یہ رویہ نامناسب ہے. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب اور ماریہ محمد صاحبہ, آپ دونوں کا. تو اس وقت اہم صورتحال کے صدر مملکت عارف الوی نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو, اور اس خط کا متن یہ ہے کہ آئین کے لحاظ سے الیکشن کی تاریخ 6 نومبر تک بنتی ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیف الیکشن کمشنر کو نہیں پتا انتخابات کب ہوں گے. ایک جماعت تاریخ کا اعلان کر رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تو کیا ہے؟ بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر نون لیگ پر وار, کہا عجیب بات ہے, ان کو کیسے پتا انتخابات فروری میں ہوں گے. بلاول بھٹو نے کہا الیکشن سے متعلق کل CEC میٹنگ ہے, لائحہ عمل طے کریں گے. بات ہے کہ ایک جماعت وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن, یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے. مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے, تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ کل پیپلز پارٹی کا CEC بیٹھے گا, ہم اپنا اسٹریٹجی بنائیں گے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی ایک جماعت ہی نہیں کہہ سکتے, وہ اکیلے ساری چیزیں کو سنبھالیں. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑے. یونٹی کے بغیر آپ ان مسائل کے حل نہیں نکال سکتے. پنجاب میں, مرکزی پنجاب میں ہمارا پالیٹکس میں اتنا پولرائزیشن ہوا کہ ہم سیاسی مخالف کے بجائے دشمن بن رہے ہیں.
नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालिम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आम इंतखाबात की तारीख कब आएगी? राना सनाउल्लाह ने बिलावल को बता दिया। कहते हैं इंतखाबात होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आइंदा 40 से 56 दिन में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद उन्हें सूट करती है, जिसका उन्हें हक है। बतौर सियासी जमात पीटीआई को सियासत का हक मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में कोई दूसरी राय नहीं है। डिलिमिटेशन एक आईनी जरूरत थी। नेक्स्ट 4 डेज के बाद इलेक्शन डेट होगी और इलेक्शन होंगे। किसी किस्म की कोई शक की बात नहीं है। टीआई का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात टिकली उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में हिस्सा लें। मुश्किलात का शिकार पीटीआई वाले मफाहमत चाहते हैं। सदर अलवी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद सदर के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और हालात में बेहतरी आई। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी का ARY को खुसूसी इंटरव्यू। कहा आइंदा चंद दिनों में सदर की जानिब से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मजीद कहा सबसे ज्यादा चेयरमैन को मैं जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे, लेकिन जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। पीटीआई के वो तमाम लोग जो इस वक्त भी पीटीआई के साथ हैं, वो मफाहमत चाहते। उनके ख्याल में जो छोड़ के गए हैं वो सिर्फ लड़ाई चाहते, और उन्होंने लड़ाई करवा दी। पार्टी के लोग जो इस वक्त मुश्किल में खड़े हैं, उनसे मैंने बात की। उनका ये ख्याल था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम मुल्क के इदारों से टकराएं। अलवी साहब से मेरी बहुत तफसील से बात हुई। इसी दौरान छुपी भी बात नहीं है। अलवी साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उसके बाद हालात के अंदर जो बेहतरी आई वो हमारे सामने। आइंदा दिनों में जो एक CBM हुई है, उसके बाद मजीद उनकी तरफ से हालात को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो काम होगा। उन लोगों को जो इस वक्त फट्टा डालना चाह रहे हैं, हमने मैं रिक्वेस्ट करूं, आप इस वक्त अगर कोई भी फट्टेबाजी करते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। शहबाज शरीफ से आपकी क्या गुफ्तगू हुई जेल में? शहबाज शरीफ साहब का बड़ा उस वक्त भी एक क्लियर मौक़िफ़ था और अलवी साहब का भी वैसे ही पॉजिटिव। उन्होंने कहा देखिए मैं बेसिकली बहुत सी चीज़ों से मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। मेरा ये ख्याल था कि आपको फौज से कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो यार मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पाऊँ। मैंने मियां साहब से कहा, मैंने कहा जी अगर आप अंपायर के सर में बॉल मारना है उससे इमरान ने आउट नहीं। मैं खान साहब को इन सब से ज़्यादा जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे। मैं उस वक्त बताता हूँ, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, जब चांद निकलेगा तो सब देख लें। इस वक्त तक बहुत बचकाना सियासत। अच्छा नहीं लगता कि बेटा बाप के बारे में लूज टॉक करे। अपने बाप से उसको सॉरी करनी चाहिए, उसकी वजह से तुम आज सियासत में बैठे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफीर खिजर फरहादोव की मुलाकात। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई पेशरफ्त और उभरते हुए जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल हुआ। सरबराह पाक फजाइया ने दिफाई हवाबाजी के शोबों समेत दो तरफा अस्करी ताउन को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया और फजाई, खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबा इजाद से मुतालिक सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने के अज़्म का इजहार किया। खिजर फरहादोव ने कहा कि अमन और जंग हर किस्म के हालात में पाक फजाइया के अहलकारों की तारीखी और पेशा वराना महारत काबिल तहसीन है। गोल्फ में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। कराची में CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। नौजवान गोल्फर्स की बड़ी तादाद शरीक। मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल की जंग। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। कराची गोल्फ क्लब में होने वाली चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में टाइटल की जंग शुरू हो गई। सीनियर्स हो या फिर प्रोफेशनल, एमेचर कैटेगरी में भी कांटे के मुकाबले देखने को मिले। कुछ गोल्फर्स को बॉल पटिंग करने में दुश्वारी का सामना भी रहा। चैंपियनशिप में नौजवानों की बड़ी तादाद एक्शन में दिखाई दी। सीनियर प्रोफेशनल कैटेगरी के नंबर 1 गोल्फर मोहम्मद तारिक के मुताबिक नौजवान गोल्फर्स की शिरकत ने इवेंट को मजीद टफ बना दिया है। प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं, जूनियर लेवल पे भी बहुत अच्छे गोल्फर हैं, बस उनको स्पॉन्सर नहीं है, बहुत अच्छे खेलने वाले। ये गेम यंगस्टर्स की है क्योंकि इसमें लॉन्ग हिट, उसके बाद शॉर्ट गेम और इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। अब तो बहुत बड़ी अच्छी चैंपियनशिप्स पाकिस्तान में हो रही है, जैसे ये CNS ओपन हो रही है। यंगस्टर्स जो हैं गोल्फ में फॉलो कर रहे हैं और इट्स अ वेरी नाइस गेम एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग गेम। गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल राउंड हफ्ते को खेला जाएगा। हर कैटेगरी के गोल्फर की यही कोशिश है कि
शहर कायद का मेगा इवेंट का फातेह वो बने। खेलों की दुनिया में गोल्फ का शुमार जेंटलमैन गेम्स में होता है और एक दौर था कि जब बुजुर्ग हजरात ही गोल्फ खेला करते थे, लेकिन अब नौजवानों की बड़ी तादाद का इस खेल की जानिब आना खुश आइंद बात है। कैमरामैन मुस्तनफर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।